हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय चैनल एडू हॉटस्पॉट। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 10th की इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका चैप्टर 3 जो कि है मनी एंड क्रेडिट्स। सो सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस बेल आइकन and like the video to get notification of next video. Visit our channel to watch videos of another subject of class 10th and please support us, share more and more videos. So without waste time we continue this chapter. So chapter start from मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे वो कहता है कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो मनी है वो मीडियम है एक्सचेंज करने के, यानी कि एक से हमने कुछ चीज़ ली दी किसी को एक्सचेंज करने के लिए मनी एक मीडियम है। तो ज़्यादातर चैप्टर में मनी के बारे में पढ़ेंगे कि क्रेडिट क्या होता है, लोन कैसे लेते हैं, इनफॉर्मल फॉर्मल लोन्स कैसे होते हैं जो क्रेडिट लेते हैं हम। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। द यूज ऑफ मनी स्पेंस अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरी डे लाइफ। यहाँ पे स्पैन का मतलब होता है कि वो चीज़ जो बहुत पुराने टाइम से चल रही है, यानी जो मनी का यूज़ है वो बहुत पुराने टाइम से बहुत बड़ा पार्ट है और डेली लाइफ का। लुक अराउंड यू एंड यू वुड इजीली बी एबल टू आइडेंटिफाई सेवरल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मनी इन अ सिंगल डे। कि आप अपने आसपास देखो, आपको बहुत इजीली मिल जाएगा कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं मनी के एक ही दिन में। कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ दिस? क्या तुम इसकी लिस्ट बना सकते हो? इन मैनी ऑफ दीज ट्रांजेक्शंस गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद यूज ऑफ मनी। इन सारे ट्रांजेक्शन में गुड्स खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं किस चीज़ के यूज़ के साथ? मनी। कि उसमें मनी यूज़ होती है कि हम कुछ चीज़ बाय करते हैं, सेल करते हैं किसी चीज़ को। इन सम ऑफ दिस ट्रांजेक्शन सर्विस आर बीइंग एक्सचेंज विद मनी। सर्विस भी एक्सचेंज की जाती है मनी से। जैसे हम कोई भी सर्विसमैन है, वो किसी के फैक्ट्री या कहीं पे भी वो काम करता है ऑफिस में, तो उसको मनी मिलती है, उसको सैलरी मिलती है, तो एक्सचेंज ही तो है, वो सर्विस दे रहा है और मनी ले रहा है। For some, there might not be able any actual transfer of money taking place now, but a promise to pay money later। कि कुछ ये नहीं होता कि काम किया आज ही तो आज ही मिल जाएगा। कुछ ये होता है कि आप 1 मंथ काम करें, उसके बाद आपको मनी मिले लेटर, पर मिलेगी मनी, एक्सचेंज होएगा। ये नहीं कि एट ए टाइम, यानी कि एक्चुअल में उसी टाइम हो। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजेक्शंस आर मेड इन मनी? आपने कभी ये सोचा है कि जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं मनी से क्यों करते हैं और किसी चीज़ से क्यों नहीं करते? जैसे हमने किसी से कुछ बाय किया है तो हम मनी क्यों देते और कुछ क्यों देते? द रीजन इज सिंपल। इसका रीजन बहुत सिंपल है। अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विसेज दैट ही और शी माइट वांट। जो पर्सन है जिसके पास मनी हो, किसी भी कम्युनिटी यानी कोई काम करने सर्विस के साथ इजिली एक्सचेंज कर सकता है जो उसको चाहिए। दस एवरीवन प्रेफर्स टू रिसीव पेमेंट इन मनी। तो इसलिए सब सोचते हैं कि मुझे मनी में पेमेंट मिल जाए एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर द थिंग्स दैट वांट। जैसे आप कहीं शू लेने गए, तो आप उस पे शू लेते, तो वो मनी तो मांगेगा आप से, मनी तो चाहेगा और कुछ चीज तो नहीं चाहेगा। कि वो सब चाहते हैं कि मनी इजीली, तो इसलिए आप उसको मनी दोगे और आप उसको मनी दोगे और जो आपको चाहिए वो आप उससे ले लोगे। टेक द केस ऑफ अ शू मैन्युफैक्चरर। ही वांट्स टू सेल शूज इन द मार्केट एंड बाय वेट। कोई शू सेलर है, उसका एग्जांपल ले रहे हैं अब हम। वो शूज सेल करना चाहता है मार्केट में और वहां से वो वीट लेना चाहता है। द शू मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज शू दैट ही हैज प्रोड्यूस फॉर मनी। जो सबसे पहले उसने शूज बनाया उसको प्रोड्यूस करेगा किसके लिए? मनी के लिए, यानी कि उसको बेचेगा एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर वीट। अब जैसे कोई शू मेकर है, उसने कोई शू बनाए और उसको वीट लेनी है, तो वो पहले क्या करेगा? उसको शू को सेल करेगा, जो उसको उससे मनी मिलेगी उससे वो उसको वीट को बाय करेगा। इमेजिन हाउ मच मोर डिफिकल्ट इट वुड बी इफ द शूज मैन्युफैक्चरर हैड टू डायरेक्टली एक्सचेंज शूज फॉर वेट विदाउट अ यूज ऑफ मनी। अब सोचिए कितना डिफिकल्ट होएगा कि मैंने कोई शू मेकर है, उसने शू बनाए और उसको वीट लेने कि वो सीधा ऐसे करे कि जो फार्मर है उससे वीट लेने, फार्मर को शूज और वीट है, बहुत डिफिकल्ट है। जरूरी तो नहीं फार्मर को शूज चाहिए, जरूरी तो नहीं है। पहले उसको ऐसा कोई ढूंढना पड़ेगा कि जो वीट बेचना चाहता हो और शूज भी लेना चाहता हो। अब उसको मिलेगा कोई ऐसा कि उसको वीट बेचना चाहता है पर शूज नहीं लेना चाहता, वो क्लॉथ लेना चाहता है। उसको कोई मिलेगा कि शू लेना चाहता है पर उसके पास वीट नहीं, उसके पास राइस है। He would have to look for a wheat growing farmer who
not only wants to sell wheat but also want to buy shoes in exchange। जो मैंने आपको बताया वही है ये। That is both parties have to agree, sell and buy each other commodities, this is known as double consent of vote। इस चीज को हम डबल कॉन्सिडेंट वोट्स कहते हैं, जब दोनों पार्टीज को एक दूसरे के लिए एग्री हो जाए बाय और सेल करने के लिए। जैसे उसको कोई फार्मर मिलके जिसको शूज लेने और सेल वो वीट सेल करनी है, तो डबल कॉन्सिडेंट्स ऑफ वोट्स हो गए कि शू मेकर को शू सेल करनी है और वीट लेनी है, फार्मर को वीट सेल करनी है, शू लेने हैं, तो एक्सचेंज कर लेंगे। पर ये बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए मनी एक मीडियम एक्सचेंज माना जाता है। What a person desire to sell is exactly what the other wishes to buy in a barter system। इसको barter system कहते हैं where goods are directly exchanged without use of money। इसको barter system कहते हैं जहाँ पे बिना किसी मनी के सीधा वो गुड्स एक्सचेंज होते हो डायरेक्टली भाई, यानी कि जैसे कोई गुड से गुड चेंज है, राइस लेना है तो मैंने उसको वीट दे दी, राइस ले लिया, मनी का कोई यूज नहीं होता। डबल कॉन्सिडेंट्स ऑफ वाट्स इज एन डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वाट्स इज एन essential feature, एक बहुत essential feature डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वैंट्स। in contrast, in an economy where money is in use, money by providing the curical intermediate step eliminates the need for double consonant of wants। तो यहाँ कहता है जब मनी यूज में आई तो उसने क्या किया, जो डबल कॉन्स्टेंट वॉट उसको खत्म कर दिया एक तरह से, उसको यानी कि एलिमिनेट कर दिया उससे, कि उसके यूज ही नहीं रहा भाई, उसकी नीड ही नहीं है। क्योंकि अब हम अगर जैसे शू मेकर था उसको शूज सेल करने थे, अब वो पहले वो तो नहीं फाइंड करे कि कोई वीट लेके और शूज ले, तो अपना डायरेक्टली शूज सेल करेगा, मनी लेगा, उस मनी से वीट बाय करेगा। तो ये बहुत ईजी हो गया, वरना डबल कॉन्स्टेंट वॉट्स में बहुत डिफिकल्ट था, बार्टर सिस्टम में भी। It is no longer necessary for the shoe manufacturer to look for a farmer who will buy his shoes and at the same time sell him। तो पहले यहाँ तक आपको कहता है कि बहुत लॉन्गर नो भाई, बहुत लॉन्ग नहीं होगा कि कोई भी लॉन्गर शूज फॉर वीट। ये कहता है कि यहाँ पे जो शू मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर करने वाला जो शू मेकर है, वो लुक करेगा फार्मर जो कि उसके शूज को बाय करे और उसी टाइम पे उसको वीट सेल करे। ये बहुत नेसेसरी, लो लॉन्गर नेसेसरी होगा। ऑल ही हैज टू डू इज अ फाइंड अ बायर फॉर हिज शूअर, कि उसने कोई बायर ढूंढना पड़ेगा जो कि उसके शूज को बाय करे। वंस ही हैड एक्सचेंज हिज शूज फॉर मनी, एक बार उसने मनी को एक्सचेंज कर लिया, यानी शूज को एक्सचेंज कर लिया मनी के लिए, मनी शूज देके, ही कैन परचेज wheat or any other commodity in the market। Since money act as an intermediate in the exchange process, it is called medium of exchange। तो ये यहाँ पे मीडियम एक्सचेंज की डेफिनेशन दी है। तो आ गया मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, कि मॉडर्न फॉर्म क्या है मनी की, जो अब इस टाइम में फॉर्म्स क्या है मनी की। तो we have seen that money is something that can act as a medium of exchange in transactions। Before the introduction of coins, a variety of objects was used as money। कि जब जब कॉइन से पहले, जब कॉइन में बहुत सारी वैरायटी थी ऑब्जेक्ट्स की जो यूज करी जाती है एज अ मनी। फॉर एग्जांपल सिंस द वेरी अर्लियर एजेस इंडियंस यूज्ड ग्रेन्स एंड कैटल एज अ मनी। यानी कि वो ग्रेन्स और कैटल को यूज करते थे, यानी कि किसी को वीट बाय करनी है पर उसके पास राइस है, तो उससे राइस देके वो वीट लेता। और अगर उसको राइस बाय करना है और उसके पास कैटल है बहुत सारे, तो कैटल देके, यानी कि कैटल और ग्रेन्स को यूज करते थे। देयर आफ्टर कम द यूज ऑफ मेटेलिक आयंस, उसके बाद मेटेलिक आयंस आए जो गोल्ड के थे, सिल्वर के थे, कॉपर के थे, यानी कॉइन्स बने गोल्ड का कॉइन, सिल्वर का, कॉपर का। अ फेज विच कंटिन्यू वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी, जो लास्ट सेंचुरी थी हमारे, जैसे 21 है, 20 सेंचुरी तक चला करेंसी, इस वजह से करेंसी होती है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी कौन से, पेपर नोट्स किया, पेपर नोट्स चल गए हैं, 20 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का, 500 का, 2000 का। Unlike the things that were used as a money earlier, modern currency is not made up of precious metals such as gold, coin, silver। कि जो पहले जैसे गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स के, कॉपर के कॉइन्स यूज कर जाते थे, उनको बंद कर दिया। अब पेपर नोट्स चल गए हैं, अब उनको मॉडर्न करेंसी में नहीं माना जाता, जो कि गोल्ड कॉइन्स थे। कैटल्स का भी हो गए थे पहले, क्योंकि एंड अनलाइक ग्रेन एंड कैटल्स दे आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज, कि अब वो यूज के नहीं रहे। द मॉडर्न करेंसीज विदाउट एन यूज ऑफ इट्स ओन,
देन वाई इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे आता है कि अब उसको मनी को मीडियम एक्सचेंज क्यों माना। इट इज एक्सेप्टेड एज मीडियम एक्सचेंज बिकॉज करेंसी ऑथराइज्ड बाय कंट्री गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। इसलिए से ये माना गया इसको मीडियम एक्सचेंज, क्योंकि जो करेंसी है वह किसके बाद ऑथराइज की जाती है, गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। जो भी जैसे इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो कि नोट्स को इशू करता है किसके बिहाफ पे, सेंट्रल। किस लिए, एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। कि इंडिया के जो लॉ है मनी के ऊपर, कि कोई अपने घर पे तो मनी नहीं बना सकता ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही मनी जाती है। तो इसलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडिविजुअल मनी नहीं इशू कर सकता। मोर ओवर द लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट। एक लॉ ये भी है कि जो रुपीज है वो मीडियम है ऑफ पेमेंट चलेगा इंडिया के अंदर, दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटलिंग ए ट्रांजेक्शन इंडिया। जैसे यहाँ का रुपी है, तो अगर हम अमेरिका जाएं, यूरोप जाएं, वहां पे तो नहीं चल सकता है, वहां की अलग करेंसी, यहाँ की अलग करेंसी है। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन मनी। कि इंडिया के अंदर कोई भी रुपीज में रिफ्यूज नहीं कर सकता। यानी कि अगर आप किसी के पास बाय करने गए वीट और आपने उसको 50 रुपीज दिए और वो रिफ्यूज कर दे, क्योंकि वो इंडिया के अंदर लीगल है रुपीज। हैंस द रुपीज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इसीलिए यहाँ पे क्या मीडियम एक्सचेंज है रुपीज मनी के अंदर। तो अब आता है डिपॉजिट्स विद बैंक। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट विद बैंक। जैसे हम बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं किस लिए, कि वो हमारा सेफ भी रहे और हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है। एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डेज टू डे नीड। यानी किसी के पास ज़्यादा मनी है, उसको थोड़ी मनी चाहिए, तो इसलिए बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस द वर्कर हु रिसीव द देन सैलरी एट द एंड ऑफ द ईच मंथ हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, व्हाट डू पीपल डू विद एक्स्ट्रा कैश। कि कोई सर्विसमैन, उसको सैलरी मिली मंथ के लास्ट में और उसके बिगिनिंग ऑफ मंथ में उसके पास एक्स्ट्रा मनी है, तो एक्स्ट्रा मनी क्या करेगा, दे डिपॉजिट इट विद द बैंक बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम। क्यों बैंक के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं, किसकी वजह से, कि वो बैंक में अपना डिपॉजिट अकाउंट खिलवा के अपने नेम के साथ। बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड आल्सो पे एन अमाउंट ऑन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। कि जो बैंक में हम अमाउंट पे करेंगे, उसमें डिपॉजिट करेंगे, तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा। इन दिस वे पीपल money is safe with the bank and return amount of interest. People also have the provisions to withdraw the money as and when they require। कि people के पास लो है, वो कभी भी मनी को विड्रॉ कर सकते हैं जब भी उनको चाहे, किसी भी टाइम। Since the deposit in the bank account can be withdraw on demand। यानी वो कहते हैं जब भी आपको जो भी आपने बैंक में डिपॉजिट किया है उसको आप किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपने बैंक के अंदर 100 रुपीज की है, यानी 1000 रुपीज आपने डिपॉजिट किए हैं, और आपको अगले ही दिन आपको उसकी नेक्स्ट डे आपको उसकी डिमांड होगी एकदम, आपको ऐसी कि आपको उसकी जरूरत पड़ गई, तो आप उसी दिन आपको आप विड्रॉ कर। ऐसा नहीं है कि आपने यानी कि यस्टरडे आपने करवाया है और आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, आप जब भी कर सकते हो। और इस डिपॉजिट को हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, कि आप जिस भी टाइम की हो तो आप उसको विड्रॉ कर सके। डिमांड्स डिपॉजिट ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। जो डिमांड डिपॉजिट हो अनदर फैसिलिटी देता है, अनदर इट इज दिस फैसिलिटी इन विच लैंड्स इट एन एसेंशियल करेक्टिव मनी दैट ऑफ अ मीडियम एक्सचेंज यू वुड हैव ईयर ऑफ पेमेंट बीइंग मेड बाय चेक्स इंस्टेड ऑफ कैश। कि अब देखो, आपने देखा होगी चेक्स चल गए अब मनी के। अगर आपके बैंक में 50,000 रुपीज है और आपको किसी को 30,000 देने हैं, तो अब आप पहले बैंक में जाओगे, उसमें 30,000 निकलवाओगे, फिर उसको दोगे, फिर वो डिपॉजिट करेगा अपने बैंक अकाउंट में। तो इससे इसलिए इस प्रोसेस को छोटा करने के लिए बैंक में रश ना करने के लिए चेक्स चल गया। आप चेक्स पे मनी लिख के ऊपर किसको देना है, पे किसको करना है, उसका नेम लिख के और आप अपने सिग्नेचर कर देते हो और मनी लिख दो कितने देना है, तो सीधा बैंक अकाउंट से ट्रांसफर हो जाते हैं। फॉर पेमेंट थ्रू चेक द पेयर हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक मेक आउट अ चेक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट। A check is a paper instructing bank to pay a specific amount from person account to person whose name check has been। तो कहता है बैंक चेक एक वो होता है पेपर इंस्ट्रक्टिंग बैंक, तो कि जो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको इस अकाउंट में से उस अकाउंट में इतनी मनी ट्रांसफर करनी है जिसके नेम पे किया है। तो अब आपको चेक की आपको इमेज भी दिखा देते हैं। ये देखो, ये चेक है।
A shoe manufacturer M. Salim has make a payment to the leather supplier and writes a check for specific amount. एक कोई शू मैन्युफैक्चर है, उसने सलीम नाम, उसने पेमेंट किया किसको, लेदर से, जो उसको लेदर देता है, और उसने चेक के स्पेसिफिक अमाउंट लिखा कितने अमाउंट करना है। दिस मीन दैट द शू मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्ट हिज बैंक टू पे अमाउंट टू द लेदर सप्लायर। इसका मतलब क्या है, उसने अपने बैंक को इंस्ट्रक्ट किया है कि वो उस लेदर सप्लायर को इतने अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। द लेदर सप्लायर टेक द चेक एंड डिपॉजिट इन इट्स अकाउंट इन द बैंक। कि जैसे वो लेदर सप्लायर को देगा, वो लेदर सप्लायर को चेक देगा, तो लेदर सप्लायर अपने बैंक अकाउंट में जाके उसको डिपॉजिट करा देगा, और वो बैंक से उधर से ट्रांसफर हो जाएंगे। द मनी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर इन द कपल्स ऑफ डे। द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड विदाउट एनी पेमेंट होगा, यानी कि पेमेंट ऑफ कैश भी नहीं करनी पड़ती, चेक से। ये देखो, आपको एक बार फुली में दिखा देता हूँ इसकी मैं। ये देखो, ये चेक है, तो यहाँ पे चेक नंबर लिखा है, ये कोड्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं बैंक के, ये उसने अपने सिग्नेचर किए हैं कि, और ये उसने अमाउंट ऑफ मनी लिखा है। देखो, उसने पे किसको करना है, प्रेम कुमार को करना है, जो कि लेदर सप्लायर है, और कितने करना है, 57,000 ओनली। और ये उसका अकाउंट नंबर है, और ये उसकी ब्रांच ऑफ कोड भी है, और नेम की इसमें कहाँ पे है, ये देखो, ये चेक है। Thus, we see that demand deposits share the essential feature of money. The facility of check against demand deposit make it possible to directly settle payments without the use of cash. तो कहता है कि डिमांड डिपॉजिट इतनी बढ़िया फीचर दिया हमें कि हम बिना किसी पेमेंट ऑफ कैश करने के सीधा आप चेक से यूज कर सकते हो। Since demand deposit are accepted widely as a mean of payment along with the currency they constitute in the more, कि ये भी मॉडर्न, जो मॉडर्न इकोनॉमी है, मॉडर्न करेंसी ऑफ फॉर्म ऑफ कंट्री है, करेंसी है, उसमें भी ये यूज किया जाता है। यू मस्ट रिमेंबर द रोल दैट द बैंक प्ले हेयर, कि आप यहाँ पे याद रखो कि बैंक ने क्या रोल प्ले किया है। बट फॉर द बैंक देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट एंड नो पेमेंट बाय चेक अगेंस्ट these deposits. The modern of form of currency and deposit are closely linked to working of the modern bank system. So नेक्स्ट पे चलते हैं। तो बताता है लोन एक्टिविटीज, कि बैंक की लोन एक्टिविटीज क्या है। कि अब सब सोचते हैं बैंक, जो बैंक का प्रॉफिट ही होता है, अगर हम उसमें डिपॉजिट कराते हैं तो वो हम पे इंटरेस्ट देते हैं, तो उसको प्रॉफिट ही होता है। अब इसी के बारे में पढ़ेंगे हम, हमें सब पता लगेगा उसके बारे में कि उसको क्या प्रॉफिट होता है, वो कैसे अपना प्रॉफिट करता है, कितने परसेंट मनी रखता है बैंक अपने पास। लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ बैंक फर्दर। व्हाट डू यू द बैंक डू विद द डिपॉजिट व्हेन दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। देयर इज एन इंस्ट्रक्टिंग मैकेनिज्म एट वर्क हियर, कि आप जैसे हम उस आपको डिपॉजिट करते हो बैंक, तो बैंक क्या करता है उसका, बैंक keep only a small portion of their deposit as a cash with themselves। बैंक अपने पास बहुत छोटा पोर्शन ऑफ मनी रखता है जो आप डिपॉजिट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, बैंक इन इंडिया दिस डेज होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट एट द कैश। जैसे आप बैंक में, जैसे आप बैंक के अंदर 1 लाख रुपीज उसमें डिपॉजिट करके आए हो बैंक के अंदर, तो बैंक अपने पास खाली 15,000 रुपीज रखेगा, और जितने हैं वो आगे टाइम कहाँ जाता है। दिस इज केप्ट एज अ प्रोविजन टू पे डिपॉजिटर हु माइट कम टू विड्रॉ। अब जैसे आप करके आए वहाँ पे 1 लाख रुपीज, तो आपके 1 लाख में से 15% नहीं, वो जितने आप पूरे डेज में डिपॉजिट हुआ ना उसमें से 15% लिखता है। और क्योंकि इसलिए भी 15% रखता है वो, अगर कोई कल सुबह सुबह उन पे से डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट पे कि कोई विड्रॉ करना है तो कहाँ से देगा, इसलिए since on that particular day only some of the its many depositors come to withdraw money from the bank on any day. Since on the particular money withdraw cash, the bank is able to manage with the cash, कि उसके पास इतनी कैश होती है। बैंक use the major portion of the deposit to extend loan. There is a There is a huge demand for loans for various economic activities. We shall read more about this in following sections. Bank may use deposits of meet the loan requirement in provision. In this way, bank mediate between those who have surplus fund, जो कि डिपॉजिटर है, यानी जिसके पास ज़्यादा मनी है तो वो डिपॉजिट करवा देता है बैंक के अंदर, एंड दोज हु आर नीड ऑफ फंड्स। क्यों क्या करता है, जैसे आप डिपॉजिट करके आए हो और किसी को लोन चाहिए,
आप उस पे से इंटरेस्ट लोगे, बैंक आपको इंटरेस्ट देगा, और बैंक जिसको बोरो करना है मनी उस पे से भी इंटरेस्ट, यानी कि उस पे से इंटरेस्ट लेगा आपको देगा। तो यहाँ पे आपकी मनी का यूज किया जाता है। बैंक चार्जेस हायर इंटरेस्ट ऑन लोन, कि जैसे आप लोन लिया है तो जो लोन लेके आएगा उस बैंक पे से, जिसने बैंक पे से लोन लिया है उस पे तो लगेगा हायर इंटरेस्ट। एग्जाम्पल हो, अगर अगर किसी ने बैंक पे से लोन लिया है तो बैंक उस पे 10, एग्जाम्पल एक तरह से है, आप इसको सीरियस मानना, एग्जाम्पल 7% उस पर इंटरेस्ट ले रहा है, और आपने डिपॉजिट किया आपको 4% दे रहा है, तो बीच का 3% उनका प्रॉफिट होता है। यहाँ पे वो अपना प्रॉफिट करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन दिस चार्जेस, इनकम मान जाते हैं, मेन सोर्स ऑफ इनकम है जो बैंक की। तो आपको यहाँ पे इमेज भी दिखा देते हैं इसी के ऊपर आपको इमेज दिखा देते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये डिपॉजिटर है, पीपल मेक डिपॉजिट बैंक के अंदर, पीपल मेक विड्रॉल एंड इंटरेस्ट। यहाँ पे पीपल टेक लोन, ये देखो ये बैंक है बीच में, तो इसने यहाँ पे पैसे दिए और फिर यहाँ से इंटरेस्ट के साथ लिए, इसने पहले लिए तो इसने इंटरेस्ट के साथ दिए, और जो बीच में इन्होंने थोड़ा इंटरेस्ट में डिफरेंस रखा है दोनों के, वो इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, अब पढ़ेंगे हम जो दो डिफरेंट क्रेडिट की सिचुएशंस हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन आवर डे टू डे एक्टिविटी इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फॉर्म और अदर। क्रेडिट के होता है लोन, refers to an agreement in which lender supplies the borrower with money and goods or services in return for the promise of further payment। तो क्रेडिटर लोन क्या होता है? क्रेडिटर लोन होता है जो आप एक एग्रीमेंट हो जिसके अंदर जो लैंडर होता है, यानी कि वो सप्लाई करता है बोरोवर के साथ मनी के साथ, और बोरोवर उसको एक ऐसी चीज देता है, यानी कि कुछ गुड या सर्विस देता है जो कि प्रॉमिस करता है भैया आपकी मनी मैं आगे फ्यूचर में पक्का पे करूंगा। लेट अस सी हाउ क्रेडिट वर्क थ्रू द फ्लोइंग टू एग्जांपल्स। आगे दो एग्जांपल्स हैं, हम इनमें से एक कर लेते हैं। Festival season is it is the festival season 2 months from now, and the shoemaker Salim has received an order from a large trader in town for 3,000 pair of shoes। ये फेस्टिवल सीजन चल रहा है 2 मंथ्स के लिए अब से। तो शू मेकर को एक ऑर्डर आया जो उसने लार्ज ट्रेडर दिया टाउन के, क्या उसको 3,000 पेयर ऑफ शूज बनाने हैं और डिलीवर कब करना है? 1 मंथ के अंदर। टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम सलीम हैज टू हायर अ फ्यू मोर वर्कर्स फॉर स्टिचिंग एंड पेस्टिंग। अगर उसको 1 मंथ के अंदर इतना काम करना है तो उसको थोड़े वर्कर्स चाहिए, किसके लिए? पेस्ट करने के लिए, यानी स्टिचिंग करने के लिए उनकी। सलीम ही हैज़ टू परचेज द रॉ मटेरियल, उसको रॉ मटेरियल भी लेना पड़ेगा। टू मीट दिस एक्सपेंसेस सलीम ऑब्टेन लोन फ्रॉम 2 सोर्सेज। वो 2 सोर्सेज से लोन ले सकते हैं। यहाँ पे पहला क्या है? ही आस्क्ड द फर्स्ट क्या है? ही आस्क्ड द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर नाउ। जो लेदर है, जो सप्लायर है जो लेदर का, वो लेदर देता है, उससे रिक्वेस्ट करे कि वो उसको दे और प्रॉमिस करे कि उसको बाद में पेमेंट देगा। क्योंकि अगर वो पहले ही अपने पे से दे देगा अभी, पर अभी उस पे से बोरो करेगा, बाद में जब उसके 3,000 पेयर शूज के मनी आ जाए तो वाले। एंड सेकंड क्या है? ही ऑब्टेन लोन इन कैश फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर एंड एडवांस। ये एक तो यह है कि वो सप्लायर से ले लोन, एक ये है कि वो पहले एडवांस पेमेंट ले ले थोड़ी उस पे से 100 पेयर ऑफ शूज की, किसके लिए? कि वो बाद में दे देना उसको सारी की जब भी कर देगा। The end of the month, Slim is able to deliver the order, make a good profit and replay the money that he had put। क्योंकि एंड ऑफ मंथ में वो अपनी डिलीवरी कर देगा और उसकी उस पे से प्रॉफिट भी जाएगा और सबकी मनी दे देगा। इन दिस केस Slim obtained the credit to meet the working capital needs of production. The credit helps him to meet the ongoing expenses of production, completing the production on time, thereby increasing his earning। Credit therefore play an virtual and positive role in situation। तो आप उसने पॉजिटिव रोल किया। अब स्वप्नास प्रॉब्लम देखते हैं हम। तो स्वप्ना स्मॉल फार्मर ग्रोस ग्राउंड नट ऑन हर 3 एकड़ लैंड, उसकी 3 एकड़ लैंड है। शी टेक्स अ लोन फ्रॉम द मनी लैंडर, कि उसने मनी लैंडर से लिया है, टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन, होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प रीपे द लोन। कि उसने मनी लैंडर से मनी लिया है और बोरो किया है लोन, और वो फिर भाई उसकी कल्टीवेशन करेगी और उससे उसको लोन भी रीपे कर देगी बाद में। मिडवे थ्रू द सीजन देर आर हिट बाय पेस्ट। पेस्ट होते हैं कि जो इंसेक्ट होते हैं जो क्रॉप्स को खराब करते हैं, उनके मिडवे में जब बीच का हुआ है सीजन आया उसके, तो
उन्होंने खराब कर दी, क्रॉप फेल होगी। स्वप्ना स्प्रे हर क्रॉप विद एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड, उसने पेस्टिसाइड किया अपने क्रॉप के ऊपर। इट मेक अ लिटिल डिफरेंस, उसने थोड़ा बहुत डिफरेंस किया, यानी थोड़े बहुत। सी इज अनेबल टू रीप्ले द मनी लेंडर एंड डेप्ट ग्रोइंग ऑन ओवर द ईयर इनटू अ लार्ज अमाउंट। नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक अ fresh loan for cultivation. It is a normal crop this year, but the earnings are not enough to cover the old loan. She is caught in debt. She has to sell a part of land. किसने अपनी कहा था मनी लैंडर की, मैं अगर मैंने आपकी मन दी तो आप मेरी फील्ड ले लेना, मेरी लैंड ले लेना। तो उसने अपने ग्राउंड नट्स पे बहुत पेस्ट्स आ गए, खराब कर दिया उसने। पेस्टिसाइड भी किया पर इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा उससे। फिर उसने अगले ईयर फिर से थोड़ा अमाउंट लेके फ्रेश उसका लोन का उसने सिंपल कल्टीवेशन की, पर उससे इतना प्रॉफिट नहीं पाया कि वो अपना रीपे कर सके, इसलिए वो डेप्ट में आ गई, डेप्ट ट्रैप होते हैं, जाले में फंस गई और उसने अपनी लैंड थोड़ी सेल करनी पड़ी। इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर द क्रेडिट इज फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, की रूरल एरिया में क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ज़्यादातर मेन डिमांड है क्रेडिट की। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कंसीडरेबल कॉस्ट ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट सेक्टर की किस किस में यूज़ पड़ते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में। हमने पेस्टिसाइड लेने हैं, सीड्स लेने हैं, फर्टिलाइजर्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर करने इक्विपमेंट्स की। There is a minimum stretch of 3 to 4 months between the time when the farmers buy these inputs and when they sell the crop. Farmer usually take crop loans at the beginning of the season and repay after. कि क्या मिनिमम स्ट्रेच होता है उसका 3-4 मंथ्स का होता है, जब उसको फार्मर को इनपुट्स और सेल करना होता है क्रॉप के। इसलिए फार्मर बिगिनिंग में तो लोन लेता है और एंड में लोन को आफ्टर हार्वेस्ट करने के लिए लोन को रीप्ले करता है। रीपेमेंट ऑफ लोन इज क्यूरिकल डिपेंडेंट ऑन इनकमिंग फ्रॉम फार्मर, कि क्यूरिकल होता है उसके लिए इंडिपेंडेंट फॉर इनकमिंग में से। सो इन स्वप्नास केस द फेलियर ऑफ क्रॉप इज मेड लोन पेमेंट। तो नहीं, ये अगले इसका टर्म ऑफ क्रेडिट्स में जाता है। तो हम ये पार्ट फर्स्ट था इस चैप्टर का। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आप उसको सबसे पहले देख पाएँ। तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और ज़्यादातर लाइक करें। थैंक यू।